हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है हिस्ट्री विद युवा, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए मेरा चैनल का नाम ऐसा लगता है कि केवल एक सब्जेक्ट के लिए, बल्कि मैं आपके साथ पॉलिटिक्स, मैथ्स और आगे हम और भी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों हम मैथ्स को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट जैसा उसका नाम है वैसा ही वो चैप्टर थी। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, जैसा इसका नाम है दोस्तों वैसा ही ये चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जैसा चैप्टर का नाम था वैसा ही वो चैप्टर था, सारी चीज़ें वहाँ पर सिंपल थी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब समझते हैं, ये डी है। कंपाउंड का अर्थ होता है एक मिश्रण या यौगिक। एक चीज़ से तो मिश्रण बन नहीं सकता, तो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर जब कोई पदार्थ बनता है तो हम उसे मिश्रण कहते हैं। और हमारा यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक मिश्रण पे लगने वाला ब्याज है। देखिए कैसे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डिफरेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको परिभाषा के लिए ही बताऊं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों हमारा एसआई। आपने किसी को 100 रुपये दिए और आपने इस पर 10% मांगा है। आपने किसी को 100 रुपये दिए और आपने 10% मांगा है, तो आप एक दिन के लिए देंगे, एक महीने, एक हफ्ते या साल के लिए, तो पहले साल यानी कि पहली यूनिट में एसआई और सीआई इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल, दूसरे महीने या दूसरे हफ्ते की तरफ जाते हैं, तो सीआई और एसआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आने लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो प्रिंसिपल पर नहीं लगता है, वह मिश्र धन पर लगता है। यानी कि मूलधन पर नहीं लगेगा, ये मिश्र धन पर लगेगा। हमारा साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर लगता है। जैसे कि आपने किसी को 100 रुपये एक दिन के लिए दिए, अगले दिन आप उससे बोलोगे कि 110 रुपये, और दूसरे दिन बोलोगे आप 120। लेकिन यहाँ आप पहले दिन तो 110 मांगोगे, अगले दिन आप 100 रुपये का ब्याज तो लोगे ही लोगे, प्लस ये जो 10 रुपये है इसका भी आप ब्याज मांगोगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाना है तो किसी को भी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दे दो, लूट डालो। किसी को लूटना है तो ब्याज किस पर देना चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, मैं आपको कुछ लॉजिक्स बता दूंगा और आपके लिए ये चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो है ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इस फॉर्मूले को लगभग भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ए यहाँ पर अमाउंट है यानी कि मिश्रधन, पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो सारी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट में थी वो भी यहीं पर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर है, टी यहाँ पर टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी टी आर अपॉन 100। अब यहाँ पर देखो आप, फॉर्मूला कितना खतरनाक सा दिखाई दे रहा है, व्यापक।
डर लग रहा है देख के? तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप इस फॉर्मूले को छोड़ें, क्योंकि मैं आपको यही फॉर्मूला एक दूसरे रूप में बताऊंगा। ठीक है, तो ये अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, इससे बाहर तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा नहीं। यही चार चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन चारों चीज़ों को पूछने का तरीका ऐसा होगा कि घुमा घुमा के पूछा जाएगा और आप हर बार मिडिल स्टंप से आउट होंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप नहीं धरा पाएंगे, मतलब आप झिला नहीं पाएंगे कहीं भी नहीं, यानी कि आपका आंसर हर बार सही आएगा। देखो ये है क्या हमारे पास फॉर्मूला। तो मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, बेसिक को, ठीक है, कंसेप्ट को। तो आप इसको ऐसा ना लिखकर आप इसको ऐसा लिखें, A/P इक्वल्स टू 100 का हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। आप इसको इस तरह से लें। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक सवाल दे रहा हूं, आप उस सवाल के हिसाब से समझें। ठीक है, ये सवाल देखें। 800 रुपये की राशि 882 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हमसे पूछा गया है टाइम बताइए, तो टाइम बताना है अब हमें। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 800 रुपये, जो कितना 882 हो जाता है। डायरेक्ट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं कि वैल्यू पुट करेंगे, 105/100 की पावर T, T मतलब टाइम। अब देखो इसको आप 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा भाई 441 और ये हो जाएगा 400, और इसको आप काटोगे कितने से, 5 से, तो ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो 21/20 का स्क्वायर बराबर 21/20 की पावर T। जब आधार समान होते हैं तो घातें भी कैसी होती है, समान होती है। ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, घातांक का नियम। तो इस हिसाब से हम बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। आपको जैसे ही बोला गया कि 20 रुपये 40 हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आप कुछ मत करो, ये फॉर्मूला लगाओ। मन में याद रखो ना कि 20 रुपये 40 हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो भी रहेगा 10%, तो हम डायरेक्ट 110/100 कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका बहुत अच्छा है, आप इसको बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब थोड़ा सा और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। CI और SI में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, खासकर अंतर हो CI SI में, किस्त वाले सवाल में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, मैं आपको CI और SI में कुछ डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं पूरा। एक है हमारे पास ईयर, एक है हमारे पास SI और एक है हमारे पास CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 10%, 5% से शुरू करते हैं। देखो, तो पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में 5% है, तो ठीक है, फर्स्ट ईयर तो 5% ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल देखो आप, दूसरे साल, तो ये पहले साल का ब्याज 5%, CI भी कितना रहेगा, 5%। आप SI को देखो, तो दूसरे साल में SI हो जाता है कितना, 10%। यहाँ आप देखोगे तो दूसरे साल में ये 10% तो होगा ही होगा, साथ में ये जो 5% का ब्याज है इस पर भी ब्याज मांगेंगे और आपका काम तमाम। तो इस 5% पर भी 5% लगेगा, तो 0.4, यानी कि आप इसमें कितना जोड़ दें, 0.4 जोड़ दें, 25, हाँ ठीक है ना, 0.4। तो आपका ब्याज कितना लगेगा, 10.4% का ब्याज लगेगा, यानी कि 0.4% की क्या हो गई यहाँ पर, वृद्धि हो गई। अंतर देखो आप,
5%। ठीक है, तो अंतर आता है 10% पे। देखें आप, मैं आपको 10% पर भी बताऊं तो 10% और 20%, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसे आप याद रखेंगे। देखो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 10%। तो पहला साल देखें आप, पहले साल में तो दोनों इक्वल रहते हैं, 10% 10%। दूसरे साल में ये हो जाएगा 20%। दूसरे साल में ये 20% तो होगा, साथ में आपको इस 10 पर भी 10% का ब्याज देना है, यानी कि आपका +1% जुड़ेगा, +1, तो आपका 21% हो जाएगा। तो देखो अंतर आ गया। पहले साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल था, दूसरे साल 20% तो आप दे ही रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको इस 10% पर भी 10% का ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि मिश्र धन पर लगता है। ठीक, आगे देखो तीसरे साल के लिए, तो ये तो हो जाएगा भाई 30%। ये कितना हो जाएगा, तो ये 21%, तो आप 30% तो आपको देना ही है, साथ में इस 21% पर भी आपको ब्याज देना है और इस 10% पर भी आपको ब्याज देना है। तो 10% का तो 1 हो जाएगा, प्लस 21 का हम 10% निकालें 0, तो ये हो जाएगा कितना 2.1%। आप इसको जोड़ोगे तो 33.1% इतना ब्याज हो जाएगा। तो आप देखें कि पहले साल ब्याज इक्वल है, दूसरे साल 21% और तीसरे साल कितना हो जाएगा 33। ऐसे ही चौथे साल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 46.41%। ऐसे करके ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक, ये 10% पर। अब आप 20% पर देखें, चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट पर, अब आप देखें 20% पर। तो देखो पहले साल तो SI और CI दोनों 20% पर इक्वल रहेगा, दूसरे साल 40%। अब यहाँ आपको 20% पर तो देना ही, यानी 40 तो आपको देना ही है, प्लस 20% पर भी देना है, तो 20 का 20% होता है कितना 4, तो आपको 44% ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे साल 60%, तो यहाँ आप 60% तो देंगे, इस 24 पर भी 20 पर भी देना पड़ेगा और 44% इस पर भी देना पड़ेगा। तो 20 का तो +4 प्लस 44 का हम 20% निकालें तो 0, और ये हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना 8.8 प्लस 8.8। अब आप इन तीनों को जोड़ें तो 72.8% तीसरे साल का ब्याज इतना हो जाएगा। अब देखो आप, तो CI और SI में बहुत अंतर है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखा। अब आप देखो कि एक अंतर, सबसे पहला तो रेट के हिसाब से भी हमें देखने को मिल रहा है। एक अंतर यह भी है कि भाई हमारा SI प्रिंसिपल पर लगता है, ये मिश्र धन पर लगता है। तो अंतर आपको समझ आ गया। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। आगे चलें तो आगे कंसेप्ट देखो। अब आप आगे मैं आपको रेट का एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो रेट का बहुत बड़ा रोल है कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट देखो अब आप, रेट तो एक तो आप रेट को वार्षिक आधार पर निकाल सकते हैं, वार्षिक आधार पर आप गणना कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। मैं आपको बहुत अच्छे से एक पूरा टेबल बना के बताऊंगा। देखो वार्षिक आधार पर अगर आपका रेट 10% है तो 10% ही रहेगा, और टाइम T है तो T ही रहेगा।
ये वाला कंसेप्ट आपके समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जब वार्षिक आधार पर आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को या कंपाउंड इंटरेस्ट को आप एनुअली यानी कि 12 महीने के हिसाब से किसी भी अमाउंट पर या प्रिंसिपल पर आप जब लगाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% होता है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, और टाइम T होता है। लेकिन आप जब इसे 6 महीने के लिए या हम कहें हाफ ईयरली, तो जब आप 6 महीने के लिए लगाओगे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दोगे और टाइम को दुगना कर दोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो इससे अच्छा है कि हम आधा आधा कर दे रेट को और टाइम को दुगना कर देते, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो वार्षिक आधार पर आर रहेगा, टी रहेगा। 6 महीने के आधार पर आप आर को 2 से डिवाइड करोगे, टी में 2 का इंटू कर दोगे। ठीक है, इधर देखो आप त्रैमासिक आधार पर या टर्मिनल, इसमें आप आर को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से इंटू कर दो। ऐसा क्यों? 12 को जब आप 12 महीने होते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इसलिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को किससे इंटू कर देंगे? हम टाइम को इंटू कर देंगे हम 4 से। ठीक है, अब आप इसको मासिक यानी कि मंथली इस आधार पर भी फाइंड कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो आप आर को डिवाइड करेंगे 12 से और 12 से इंटू कर देंगे टाइम को। तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल अपनी बुक्स में वो सारे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरी नाक पे पता नहीं क्यों खुजली चल रही है, मुझे लग रहा है कलर से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। मेरी नाक पे पता नहीं क्यों खुजान हो रही है बहुत तेज। अब आगे देखो, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्रश्नों को हल करने की, यानी कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सल्यूशन किस तरह से निकालें। तो बहुत सारी मेथड है, मैं आपको 5 मेथड बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारी हैं, 5 से 6 मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं मन से। 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लो 10%। ठीक है, टाइम ले लो आप 2 साल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% है और टाइम है आपका 2 साल, और आपके पास जो पैसा है वो है कितना? 1000 रुपये। तो देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी मेथड बताऊंगा और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मेथड को यूज़ करें जिसे मैं यूज़ करता हूँ। देखो, 1000 रुपये, तो मेथड नंबर फर्स्ट, जो आपका फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को हम छोड़ दें, वो मेथड नंबर फर्स्ट है। मेथड नंबर 2, मैंने अभी आपको बताया कि आप डायरेक्ट A/P 100+R/100 इसका यूज़ करें। तो देखो, ये तो आपको सारी चीज़ें मन में कर लेनी है। तो अमाउंट पता नहीं है, P है हमारा 1000, इक्वल ये हो जाएगा 110, 100 और टाइम हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, तो अमाउंट हमें निकालना है। तो देखो, एक तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप उसके हिसाब से बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो।
ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको ऑप्शंस से समझ नहीं आता तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें। देखो ये 0 से ये 0 गया, ए अपॉन हमारे पास बचा है 1000, इक्वल में ये बचा है हमारे पास 11 और 10, पावर कितने की है, 2 की है। तो आप इसको लिखो ए अपॉन 1000 इक्वल्स टू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। देखो नीचे क्या है हमारे पास 1000 है, ऊपर कितना आ जाएगा 1331, ये तो हो जाएगा कितना 1000 और ऊपर कितना हो जाएगा 1331। तो 1000 से 1000 कैंसिल, आपके पास ए की वैल्यू डायरेक्ट आई 1331। 1331 अमाउंट है, आप इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो 331, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ये मेथड आप कभी ना भूलें, ये आपको उस समय साथ देगी जिस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक, तो ये थी मेथड नंबर सेकेंड। मैं मेथड नंबर थर्ड बताता हूँ अब आपको। देखो मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड में ये है दोस्तों कि आप परसेंटेज जो मेथड है उसका यूज करें। परसेंटेज मेथड क्या है, देखो 1000 रुपये पर ब्याज लग रहा है 10%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए आप इसको 3 बार लिखो, ठीक है। तो ये गया, 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 1 2 3, 1331। 1331 में से आप 1000 को माइनस कर दो, प्रिंसिपल आता है वो आपके पास अमाउंट आता है, ध्यान रखना आप। तो आपके पास 331, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक मेथड तो ये है परसेंटेज वाली, इसी से फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला कैसे बनता है बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो इसी से बना है, परसेंटेज वाली मेथड से। तो आपको समझ आया। एक मेथड ये भी है, एक मेथड है आपके पास रेशियो मेथड। मेथड नंबर 4, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है दोस्तों, देखो 10% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो आपका जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मैंने अभी कुछ मिस्टेक की क्या, माफ कीजिए, ये 3 साल है। मैंने आपको 3 बार फाइंड करके बताया था, तो 3 साल के लिए ले लेते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया था। ठीक है, 3 साल के लिए मैंने आपको बता दिया था, हम 3 ले लेते हैं टाइम को। अब देखो 2 की जगह 3 कर दिया मैंने। अब देखो तो 10 11, आपको इसको 3 बार लिखना है 11। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो देखो 1000 रुपये हमें क्या मिल रहा है, अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है हमारा अमाउंट है। कभी भी आप ये ध्यान रखना कि ये नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो 1000 रुपये हमारे पास क्या है, 1000 रुपये हमारे पास है मूलधन और हमारा मूलधन कितना है 1000 है। तो 1000 की वैल्यू 1000 है, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 331, जो हमारा क्या है ब्याज है और हमें ब्याज ही निकालना है। तो 1000 से 1000 कैंसिल, 331, ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। देखो आप इसको और इसको माइनस करोगे तो ये तो है हमारा मिश्र धन और ये है हमारा मूलधन। तो मिश्र धन में से जब आप मूलधन को माइनस करते हो तो आपके पास ब्याज बचता है। तो 1000 रुपये हमारा क्या आया है, ब्याज आया है और हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, माफ कीजिए, अमाउंट आया है।
प्रिंसिपल आया है, तो प्रिंसिपल है दोस्तों हमारे पास 1000, तो और हमारी वैल्यू भी 1000 आई, तो 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे और हमें चाहिए क्या 331, तो ऐसे करके ये हमारा आंसर इससे भी आता है। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बता दूं तो वो है ट्री मेथड। आप ट्री मेथड भी लगा सकते हो, देखो कैसे। 1000 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 100 रुपये। पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, तीनों साल 100 रुपये तो ब्याज लगेगा, इस 100 पर भी हमें क्या देना पड़ेगा 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो 10 देना पड़ेगा। हमें यहाँ भी 10 देना पड़ेगा। अब ये 100 है, इस पर भी हमें क्या देना पड़ेगा 10% देना पड़ेगा, इस 10 पर भी हमें 10% देना पड़ेगा, यानी कि 1 देना पड़ेगा। इन सबको आप प्लस कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 100, 200, 300, 30 और 1 31, तो 331 ये क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया। एक ये मेथड भी है। एक मेथड है आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। जैसे कि अभी हमने एक टेबल बनाया था और उस टेबल में हमने पढ़ा था कि 10% की दर से तीसरे साल का जो हमारे पास रेट आता है वो था 331। तो देखो 1000 रुपये पर हम 331 डायरेक्ट निकाल दे 331%, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1000 से 1000 कैंसिल, 331 ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ये भी मेथड है, ठीक है। एक मेथड है आपके पास स्टैंडर्ड रेशियो मेथड। स्टैंडर्ड रेशियो मेथड देखो उसमें क्या होता है मैं आपको वो और बता दूं। स्टैंडर्ड रेशियो मेथड, स्टैंडर्ड रेशियो मेथड, इसमें दोस्तों 331 ये तीसरे साल का ब्याज होता है, 2:1 ये रेशियो में होता है, ये होता है 2 साल का ब्याज, और 4641 ये होता है 4 साल का। तो अभी हमारे पास 3 है तो हम 3 के हिसाब से लेंगे। तो देखो पहले साल ब्याज 10% 1000 का, तो लगा था कितना 100, ठीक। दूसरे साल कितना लगा था हमें इस कितना आया था 100, तो 100 का 10% निकालो आप, तो ये आएगा 10 का भी आप 10% निकालो तो ये आएगा आपके पास 1। कुछ नहीं करना है, बस आप इसका इंटू कर दो, तो 300 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1, तीनों को जोड़ दोगे आप प्लस कर दोगे तो 331 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इतनी सारी मेथड हैं, जिस समय जो मेथड फिट बैठे उस हिसाब से करो। जब आपका सवाल परसेंटेज के हिसाब से आए तो आप परसेंटेज वाली मेथड लगाओ, जब आपका रेशियो के हिसाब से आए तो रेशियो मेथड लगाओ। जैसे ही आप 10% देखोगे सिंपल सा, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि 10% में 0 होता है, 0 0 काटना सिंपल पड़ता है। लेकिन जब हमारा सवाल ऐसे आ जाए 16 1/6%, 66 1/6%, तो इसमें थोड़ी सी टेंशन होती है। तो इसको करने के लिए आप रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आसान पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आगे चलना है तो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको उस हिसाब से करना है कि फिट बैठ जाए मेथड। बाकी आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको जो मैंने सबसे शुरू में बताया है A/P = 100 प्लस रेट अपॉन 100, उससे भी आप करें, ठीक है। अब मैं आपको CI और SI वाला कंसेप्ट बताता हूँ। CI माइनस SI या SI माइनस CI,
ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ये वाला कंसेप्ट, ये बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि सीआई और एसआई का अंतर इतना है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, टाइम निकालो या प्रिंसिपल निकालो। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या अमाउंट या कुछ भी दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा सीआई और एसआई का अंतर निकालो। ठीक है, तो देखो, जब सीआई और एसआई का अंतर 2 साल के लिए आए, 2 इयर्स के लिए, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका ही यूज़ करना है, PR²/10,000। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल ना भूलें, PR²/10,000। मेरी नाक में खुजली चढ़ रही, पता नहीं। इस फॉर्मूले का दोस्तों फ़ायदा ये है कि सबसे जल्दी और 100% प्योर आंसर आता है। PR²/10,000। अगर आप एक फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो आप मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? याद करो वो 10th के दिन और 12th के दिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले को एक बार में रट दिया करते थे। ये तो छोटा सा है, PR²/10,000। जब आपका सवाल 3 इयर्स के लिए आए तो आपको लगाना है PR²/10,000 तो रहेगा, साथ में आपका जुड़ जाएगा 300 + R। बस एक ये फॉर्मूला आप याद रख लो। मैं इससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आपको याद रखना है। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, बस ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रख लेते हैं तो CISI सबसे सरल चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं CISI में, मैंने आपको अंतर बताया, सोल्व करने के कई सारे मेथड्स बताए, मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और मैंने आपको एक ये वाला लॉजिक बताया। 2 साल के लिए आएगा तो ये करेंगे, 3 साल के लिए आएगा तो ये करेंगे, 4 साल के लिए आएगा ही नहीं। अब आप समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, एक कंसेप्ट ये रहता है दोस्तों कि आपसे कहा गया है कि 50,000 रुपये हैं। ठीक है, 50,000 रुपये को पहले 5% के लिए, फिर 10% के लिए, फिर 20% के लिए। तो ऐसे में आपको परसेंटेज मेथड का यूज़ करना है हमेशा। 50,000 रुपये पहले 5% के लिए दिया है, फिर 10% के लिए दिया है, फिर 20% के लिए दिया है, तो आपको ये करना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना है कि 5, 10, 20 नहीं लिख के आपको 105, 110 और 120 लिखना है। ठीक है, कई बार गलती ये होती है हम डायरेक्ट 5, 10, 15, 20 करके घर, तो ऐसा करना है आपको। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट भी आप याद रखें। मैं आपको किस्त वाला कंसेप्ट और बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट का आजकल ज़माना है, बिना कंसेप्ट के काम नहीं चलता। देखो, किस्त वाले सवाल, किस्त 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो समान किस्त और एक है असमान किस्त। आपसे 2 प्रकार की बात की जाएगी, एक जब किस्त समान होगी, एक जब किस्त असमान होगी। देखो, मैं आपको समान वाला बता रहा हूँ, असमान वाला जब बताऊँगा जब हम सवाल करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको कुछ क्वेश्चन बताना पड़ेगा। देखो समान किस्त में क्या होता है। तो भाई यहाँ पर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा कि 10% पर आपने दिया है, या 5% पर, या 20% पर, किसी भी परसेंट पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। ये बात आपको पता है। देखो 10% दिया है तो हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 पता है, तो 10 और हम लिखेंगे 11। मान लीजिए किस्त क्या है, समान वाला बता रहा हूँ मैं आपको, किस्त समान है। तो पहले साल 10 और यहाँ पर क्या 11, दूसरे साल 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर। स्क्वायर करना है आपको, क्यों करना है ये बाद में समझेंगे कभी। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121।
अब आपको किस्त देना है तो किस्त आप इक्वल दोगे, समान दोगे, ठीक है, समान वाला बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखना। तो आपको इसको भी समान बनाना पड़ेगा, तो इसको समान बनाने के लिए 11 से इंटू करोगे, यहाँ इंटू करोगे तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, इसको बुरा लग जाएगा नहीं तो इसमें भी आपको 11 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 121 ही रहेगा ये। तो इधर टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 210। ध्यान रहे आपको क्या करना है, समझ गए। तो समान कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो किस्त वाले में आपको ध्यान रखना, 2 साल के लिए दिया है 2 साल के लिए करो, 3 साल के लिए दिया होता तो हम क्या करते, 3 साल के लिए 3 बार लिखते, तो ये 1000 हो जाता, 10 फिर स्क्वायर फिर क्यूब, और इधर कितना हो जाता 1331। ठीक, तो देखो अब हमें क्या बनाना है, समान बनाना है, किस्त समान देना है। तो हमें यहाँ पर किसका इंटू करना पड़ेगा, 11 के स्क्वायर का, और यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 11 के स्क्वायर का। तो ये भी हो जाएगा 1331, ये भी हो जाएगा 1331। हमें इस साइड से मतलब नहीं है, हमें इस साइड से मतलब है। यहाँ भी 11 का स्क्वायर का इंटू, और यहाँ कितने का इंटू करना पड़ेगा हमें भाई, यहाँ हमें करना पड़ेगा इंटू 11 के स्क्वायर का, माफ़ कीजिए 11 का, क्योंकि यहाँ 11 का तो यहाँ भी 11 का, यहाँ 11 के स्क्वायर का तो यहाँ भी 11 के स्क्वायर का। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। एक दो कंसेप्ट और हैं, वो और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सवालों की तरफ चलेंगे। देखो एक कंसेप्ट और समझ लो। एक कंसेप्ट CISI में डायरेक्ट, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, टाइम है 2 साल, और आप बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे साथ यहाँ भी अप्लाई होगी। जैसे हम कह दें कि कोई राशि P है जो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैं आपको स्क्रीन पर एक सवाल भी लिख के दे देता हूँ ऐसा कैसा, ठीक है, समझो। कोई राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो इस कंडीशन में या तो आप प्रिंसिपल को कुछ मान लो, या आप फॉर्मूले का यूज़ करो। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो कि P है जो 2P हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें पता नहीं, तो हम 100 + R कर देंगे बटे 1000, वो टाइम कितना है 2 साल। तो देखो P और P का कोई महत्व नहीं है, तो 2 = ये हमारे पास हो जाएगा 100 + R बटे 100⁻², ये हो जाएगा। आप इसको अक्षांतर पक्षांतर करके इसकी R की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो मैं यहाँ आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पर दिया रहेगा इस साइड, वो हमेशा एक स्क्वायर ही आएगा। जैसे अभी यहाँ पर मैंने 2 लिया, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप इसको 4 लिखो, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = डायरेक्ट ये हो जाएगा। हमेशा आपके साथ यही होगा। आप क्वेश्चंस को देख लेना चाहे तो, आप भले विश्वास न मानो, अपन क्वेश्चंस करेंगे जब और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट कंसेप्ट और है, उसको और समझा दूँ मैं आपको। एक होता है आपके पास अमाउंट इस वाले कंसेप्ट में, और एक होता है आपके पास टाइम। ध्यान रहे कि आपका अमाउंट स्क्वायर में चलता है और टाइम इनटू में चलता है। जैसे कि आपसे कहा जाए
कि एक राशि 3 वर्ष में 6 गुना हो गई, एक राशि 3 वर्ष में 6 गुना हो गई, तो वह 36 गुना कितने वर्षों में होगी। तो भाई 3 वर्ष में वो 6 गुना हो गई, ठीक है। तो हमसे बोला गया है 36 कितने वर्ष में होगी, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 2 का इंटू, यहाँ 2 स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 6। सवाल करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सारे कंसेप्ट एक ही क्लास में समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, हाई लेवल के, जीरो लेवल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं, जय हिंद।